क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़तरे में है? क्या पाकिस्तान में कोई सिविल वॉर होने जा रही है, या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने जा रहा है? तवक्का की जा रही थी कि हालिया जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, मुल्क की इकनॉमी मुस्तहकम होगी। मगर हालिया इलेक्शन ने स्टेबिलिटी तो क्या लानी थी, उसने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी में इजाफा कर दिया है। जब से इलेक्शन हुए हैं तब से लेके आज तक पाकिस्तान में स्पेशली केपीके, बलूचिस्तान और सिंध में जो मेन शहराएं हैं वो बंद हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और कोई भी पार्टी इलेक्शन के रिजल्ट्स को मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री, अगर हम इसके करंट सिनेरियो के ऊपर बात करें, इसके डोमेस्टिक चैलेंजेस को देखें, इसके फॉरेन चैलेंजेस को देखें, इसके इकोनॉमिक चैलेंजेस को देखें, तो हम हैरान हो जाते हैं कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे इतने बड़े बड़े डीप स्कार्स हों, जिसके डीप रूटेड चैलेंजेस हों, उसमें ये सब हो रहा है। और खुदा न खास्ता ये तमाम चीज़ें किसी बड़े इंसिडेंट को जन्म न दे दें। अगर हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस को देखते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो 29% है। इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो डेप्ट बर्डन है, जो कर्जा है, जो फॉरेन डेप्ट है, वो इस वक्त पाकिस्तान का ऑलमोस्ट $130 बिलियन है। अगर हम मजीद देखते हैं तो जो पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट $17 बिलियन है। और इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान का फिजिकल डेफिसिट देखते हैं तो वो भी $20 बिलियन से ज़्यादा है। ये तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। और आने वाली जो हुकूमत है, अगर वो IMF के नए प्लान में नहीं जाएगी तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, खुदा न खास्ता। और अगर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो ये जो कंडीशंस हैं इससे भी ज़्यादा महंगाई होगी, कंडीशंस जो होंगी वो एक्सेलरेट होंगी। फिर आपने रिसेंटली एक खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान में तकरीबन 300 टाइम्स जो है वो जो गैस की कीमतें हैं उनको बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान में जो बिजली की कीमतें हैं उनमें ₹5 का इजाफा हुआ है, फिर पर यूनिट ₹5 का इजाफा हुआ। और इसके साथ साथ जब हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो उसमें भी इजाफा हुआ है। तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जो महंगाई है वो तो दिखाई ही नहीं दे रहा कि फ्यूचर में जाके वो मुस्तहकम होगी या वो नीचे आएगी। रिसेंटली जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं वो हमें यही बताती हैं कि जो कमिंग ईयर्स हैं, जो कमिंग टाइम है पाकिस्तान के लिए, वो बहुत मुश्किल टाइम है, स्पेशली इकोनॉमिक के हवाले से। इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो 58% है। इसका मतलब ये है कि 42% लोग ऐसे हैं जो लिखना पढ़ना ही नहीं जानते हैं। इस वजह से हम पाकिस्तानी जो नेशन है वो रैशनल नहीं है, ये अपनी रिलीजियस और इमोशनल वैल्यूज़ के साथ बह जाती है। अगर आपने देखा हो तो पाकिस्तान में तो लोगों को इतनी भी अगर आपने देखा हो तो पाकिस्तान में लोगों को इतना भी नहीं आइडिया होता कि उन्होंने वोट किस बेस के ऊपर देना है। वो अपनी इमोशनल और रिलीजियस इंक्लिनेशन के साथ चले जाते हैं और अपना वोट कास्ट कर देते हैं। वो अपने हकूक़ के लिए बात नहीं करते। डेफिनेटली हमने रिसेंटली आपने देखा होगा कि इलेक्शन में जो PTI को बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं, जबकि PTI की अगर हमने लास्ट हुकूमत देखी हो तो उन्होंने कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी शो नहीं की थी। इमरान खान साहब जो जब से पावर में आए थे तो तब से उनके पास एक ही एजेंडा था कि जो ऑपोजिशन है उसको दीवार के साथ लगा के रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन PTI ने अपना कोई मुआशी एजेंडा नहीं दिया और PTI के पास अभी भी कोई मुआशी एजेंडा नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी आवाम ने उनको चूज़ किया। हमें उनका एहतराम करना चाहिए। फिर अगर हम पाकिस्तान के सोशल इश्यूज़ को देखते हैं तो एक ऐसी कंट्री जहाँ पे एजुकेशन की एक्सेस ही नहीं है, मेजॉरिटी को एजुकेशन की एक्सेस ही नहीं है। हम अपने फ्यूचर की ही अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के फ्यूचर की अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो डिस्ट्रॉय होने पे है। हमारे तकरीबन 30 मिलियन 3 करोड़ बच्चे जो कि एक किसी भी कौम का सरमाया होते हैं, 30 मिलियन बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। तो हम कैसे प्रॉस्पेरिटी को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 3.3 मिलियन बच्चे मजबूर हैं काम करने पे। इसके अलावा पाकिस्तान में हर रोज 12 बच्चों के साथ ज्यादती होती है। एवरेज 12 बच्चों के साथ हर रोज ज्यादती होती है पाकिस्तान में। तो अब इन तमाम चीज़ों को, और ये जो फिगर्स हैं ये अभी कोई करेक्ट फिगर्स नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो सामने ही नहीं आते। फिर अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो 8.5% जो नौजवान हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं।
इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि फोर्स मैरिज की, पाकिस्तान में तकरीबन मोर देन 40% वुमेन्स ऐसी हैं जिनकी शादी 15 साल से कम की एज में कर दी जाती है। इसके पाकिस्तान का हेल्थ केयर का जो बजट था वो भी 225 बिलियन रुपीस था, जो कि अगर हम पर हेड 1% के ऊपर लगाएं पाकिस्तान की आबादी के अकॉर्डिंग तो वो 5 रुपया भी नहीं बनता। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो लीगल डिस्क्रिमिनेशन है वो अरूज पे है, पाकिस्तान में जो वायलेंस है, जो एक्सट्रीमिज्म है वो अरूज पे है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो एथनिक और सेक्टेरियन टेंशन है, जिसमें एक जो सेक्ट है वो दूसरे सेक्ट को बर्दाश्त नहीं करता, वो पाकिस्तान में अरूज पे है। फिर हम देखते हैं कि थ्रू आउट द हिस्ट्री जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो अपनी मर्जी के पपेट लाती रही है, वो अपनी मर्जी के प्राइम मिनिस्टर बनाती रही है। उनकी जो इंटरवेंशंस हैं पॉलिटिक्स में वो अरूज पे है। और पाकिस्तान में जो अलहदगी पसंद ग्रुप हैं इस वक्त वो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से वो ताकत पकड़ते जा रहे हैं, और जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो है इससे भी वो फ़ायदा उठा रहे हैं। बिकॉज जब नौजवान जो हैं उनको जॉब नहीं मिलेगी तो उन्होंने कोई ना कोई तो काम करना है, तो फिर जो इस तरह की अलहदगी पसंद ग्रुप हैं जब वो रिक्रूटमेंट करते हैं तो वो ऐसे ही नौजवानों को निशाना बनाते हैं। एंड हम देखते हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक इश्यूज़ में जो बलूचिस्तान का इशू है जिसमें हमने बात की, अलहदगी पसंद ग्रुप है। फिर इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो भी अपने हकूक़ के लिए बाहर आए हुए हैं, और वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रही हैं कि पिछले 76 ईयर से हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमें आइडेंटिटी दी जाए, हमें पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया जाए ऑफिशियली, और हम पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट में बैठे, हम पाकिस्तान की फेडरल जो गवर्नमेंट बनती है उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि एक ऐसी कंट्री जिसके डोमेस्टिक इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, जिसके इकोनॉमिक इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, जिसके फॉरेन इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, कि पाकिस्तान की अगर हम सिक्योरिटी के रिलेटेड बात करते हैं तो आपने रिसेंटली सुना होगा कि ईरान की तरफ से जो पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की गई, उनकी तरफ से अटैक किया गया। और आप आए दिन इंडिया की तरफ से जो वायलेशन सुनते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ फायर खोल दिए। फिर इसके साथ साथ जब हम अफ़गानिस्तान को देखते हैं तो अफ़गानिस्तान से जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो वहाँ से ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं वो भी अरूज पे हैं। और 2023 जो है उसमें तकरीबन हम देख सकते हैं कि जो एक्सट्रीमिज़म थी, जो टेररिज्म थी, वो उसने अपनी जो एक शिद्दत थी उसने इख्तियार की। और पाकिस्तान में 2023 की अगर मैं आपको अलोन फिगर बताऊं तो मोर देन 5000 लोग जो थे वो टेररिज्म अटैक में मारे गए। एक मुल्क जिसके इतनी ज़्यादा डीप रूटेड चैलेंजेस हों, जिसके इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हों, ना सिर्फ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हों बल्कि सिक्योरिटी की उनकी प्रॉब्लम्स हों, उनके फॉरेन प्रॉब्लम्स हों, उनकी उसकी इकॉनमी वोलेटाइल हो, तो वो इस तरह की इंस्टेबिलिटी की कैसे मुतामिल हो सकती है। खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान में कोई 1971 जैसा एक नया इंसिडेंट न क्रिएट करते। और अगर हम इसके वे फॉरवर्ड को देखते हैं, इसके सोल्यूशन को देखते हैं, तो इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, वो है जो साउथ अफ्रीका में हुआ था अपार्थाइड के बाद, कि उसमें तमाम जो पार्टीज़ थी उन्होंने बैठ के सुलह सफाई की, उन्होंने अपनी तमाम जो पुरानी मिस्टेक्स थी उनको एक्सेप्ट किया, और फिर उसके बाद उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने का मुतालबा किया, और जो कि डेफिनेटली उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए और नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। इसी तरह से पाकिस्तान में भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें हैं, उन सब का एक ही सोल्यूशन है, और वो है रिकॉन्सिलेशन। कि तमाम जो बड़ी पार्टीज़ हैं वो कंट्री की नेशन के जो बेनिफिट्स हैं उसके हक में रिकॉन्सिलेशन करें, एक साथ बैठें, टेबल टॉक करें, और अपने तमाम इख्तलाफात को एक साइड पे रख के कंट्री के फ्यूचर के बारे में बात करें। जब ये सब एक हो जाएंगे, डेमोक्रेटिक फोर्सेस एक हो जाएंगी, तो फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं जिसको हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, तो वो भी पॉलिटिक्स से असाइड हो जाएगी। फिर उनको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, हम पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन अभी मसला ये है कि एक जो पार्टी होती है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रही होती है, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होती है, और दूसरी पार्टी जो होती है वो उनकी गोद में जाके बैठी होती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब उनके साथ उनकी नाराज़गियाँ बढ़ती हैं तो वो दूसरी पार्टी को वो दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं, और दूसरी पार्टी उनकी गोद में चली जाती है, और जो पहले पावर में होती है, जो उनके साथ होती है, वही पार्टी एंटी इस्टेब्लिशमेंट का स्लोगन लेके अवाम में आ जाती है। तो अगर ये रिकॉन्सिलेशन नहीं करते हैं तो पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो इसी तरह से ब्लीक रहेगा। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, पाकिस्तान में एक मुस्तहकम गवर्नमेंट आएगी, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बेहतर होंगी, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम होगी, ये
जो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इन तमाम हालात में। इस वक्त तो पाकिस्तान जो है वो एक क्रॉस रोड्स के ऊपर खड़ा हुआ है और उसको बहुत मुश्किल डिसीजंस लेने हैं और उन मुश्किल डिसीजंस के लिए एक मुस्तहकम गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट बनने जा रही है वो एक बहुत ही वॉल्टाइल एंड वीक गवर्नमेंट होगी। डेफिनेटली जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है, जो पावर जिस पार्टी के पास पावर होती है वो अपनी इत्तेहादियों को मनाने में ही रह जाती है। हमने पीडीएम की जब पहले गवर्नमेंट थी, जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा वजारतें उन्होंने अपने इत्तेहादियों को दी हुई थी और फिर एंड पे जाके जब इलेक्शंस आते हैं तो सभी एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। और अगर इसी तरह से मामला चलते रहे तो ये एक विशियस सर्कल है जो ऐसे ही घूमता रहेगा और जो आम आदमी है वो इसकी चक्की में पिसता रहेगा। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री जहाँ पे इस वक्त जो लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं, वो 40% हैं।